हेलो बच्चों, क्या हालचाल। चलो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि मैं एपी शुरू करूंगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैंने सोचा कि आज इसको हम निपटा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। एक वीडियो में ये नहीं निपट पाएगा, बहुत ज़्यादा वीडियो इसमें लगने वाले हैं जिसमें थ्योरी, फार्मूला एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ मुझे करवाना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो बताते हैं कि आखिर इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, और उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में, फार्मूला के बारे में, छोटे छोटे कंसेप्ट्स के बारे में। जब आपके छोटे छोटे कंसेप्ट्स बिल्ड हो जाएंगे तब आप आगे मूव कर पाओगे, इसके क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओगे और इसको समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो इसका यूज़ होता है, यानी इसका एप्लीकेशन जो है, इसका एप्लीकेशन है हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का किसी ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस और हाइट को मापने के लिए, जैसे यानी मेजर करने के लिए। जैसे में टावर है तो उसका हाइट किसी पॉइंट से मेजर करने के लिए कि एक पॉइंट है, एक टावर है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये इसको निकालने के लिए। इस टावर को हाइट कितने, इस टावर का हाइट कितना है, इसको मेजर करने के लिए। माउंटेन का हाइट मेजर करने के लिए। यानी कि बहुत सारे चीज़ को, अगर सिंपली मैं बोलूँ तो हाइट और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। कैसे करते हैं, इसी का एक चैप्टर क्लास 10th में है। इसी से रिलेटेड एक चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में है, जिसमें केवल और केवल हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें करवाया जाएगा, जो कि इसको पढ़ने के बाद ही उसमें सोल्व कर पाओगे आप लोग। तो इसका यूज यहाँ हो गया कि हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपली बोला जाए तो हाइट एंड डिस्टेंस। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है क्या, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका दो वर्ड छुपा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में आपका दो वर्ड, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे बोला जाए तो तीन वर्ड है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बोलूँ तो दो ही वर्ड है। यहाँ पर एक ट्रिग्नो है, एक मेट्री है। तो मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट, और ट्रिग्नो का मान लेते हैं हम ट्रेंगल। तो यानी कि ट्रेंगल का मेजरमेंट, ट्रेंगल का मेजरमेंट, यही हुआ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर हम ट्रेंगल का मेजरमेंट यानी कि उसका क्या क्या मेजरमेंट कैसे हम लोग देखेंगे। आप वीडियो में बस केवल बने रहो, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ट्रेंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में हम मूव करते हैं आगे और बेसिक चीज़ पर, उसके बाद देखते हैं और आगे। ट्रिग्नोमेट्री को डिटेल में करने से पहले हल्का सा मुझे ट्रेंगल के बारे में बेसिक ज्ञान होना चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर मैं एक राइट एंगल ट्रेंगल लूँ, मैं एक राइट एंगल ट्रेंगल लूँ यहाँ पर, और इसको ABC नेमिंग कर दूं, तो यहाँ पर कोई एंगल, जैसे हम लोग को कोई अननोन वैल्यू मालूम नहीं होता था, यानी कि कोई भी चीज़ मालूम नहीं होता था, तो उसको हम लोग एक्स मान लिया करते थे। लेटस एज्यूम एक्स, हम उसको मान लिया करते थे। तो उसी तरह से यहाँ पर हमको अगर एंगल नहीं मालूम है तो उसको हम थीटा लेकर के चलते हैं। क्या? थीटा। इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? थीटा। ये ग्रीक सिंबल होता है, ये होता है आपका ग्रीक सिंबल थीटा, है ना। इसको थीटा पढ़ा जाता है। अब थीटा है। हाँ, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में बोले तो नॉर्मली जो नीचे है उसको हम बेस बोलते थे और ऊपर वाला को हाइट, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो ये सही कहना है कि नीचे जो है वो बेस है, ये हाइट है। लेकिन जब ऐसा हो कि थीटा ये हो तब बेस हाइट कौन होगा, और थीटा अगर ये हो जाए तब बेस हाइट क्या होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो 90 डिग्री होता है यानी राइट एंगल, उसके जस्ट अपोजिट वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हम एच से डिनोट करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, जिसको हम एच से डिनोट करेंगे। और क्या, अब हम बात करेंगे यहाँ पर बेस कौन होगा और परपेंडिकुलर होगा कौन। तो बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड कैसे किया जाएगा, इसको आप ध्यान से समझना। बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड कैसे किया जाएगा, जो आपका एंगल थीटा होगा, इस एंगल के बारे में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल थीटा। तो यहाँ पर जो एंगल थीटा है उससे मैं कंपेयर करूँगा और देखूंगा। तो थीटा के अपोजिट वाले साइड को, थीटा एंगल का, मेरा थीटा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसको हम नहीं बोल सकते ये 90 डिग्री है, लेकिन थीटा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ। और जब मेरा थीटा यहाँ पर है तो थीटा के अपोजिट वाले साइड को, इस साइड को मैं परपेंडिकुलर बोलूँगा, यानी कि आप याद रखना परपेंडिकुलर, ओके। इसको पी से डिनोट करूँगा। और जो बच गया, देखो देखो यहाँ पर तीन होता है साइड, एक हाइपोटेनस, एक परपेंडिकुलर, एक बेस। तो हाइपोटेनस तो हमेशा ऑलवेज, ये कभी चेंज नहीं होगा। 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को, यानी AC जो है ये हो गया हाइपोटेनस, और थीटा जो एंगल है इसके अपोजिट वाले साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से डिनोट करेंगे। तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा।
अब यहाँ पर बात क्या आता है, आप ध्यान से समझना। मैं एक ट्रेंगल ऐसे बना लूँ जहाँ पर 90 डिग्री को तो फिक्स रखता हूँ मैं, ए बी सी, और तो जब 90 डिग्री फिक्स है तो हाइपोटेनस ये फिक्स है कि नहीं। अब मैं थीटा को चेंज कर रहा हूँ, मैं थीटा को पिछले क्वेश्चन में यानी पिछले इसमें यहाँ रखा था सी के पास, अब मैं एंगल ए को थीटा बोल रहा हूँ, अब मैं एंगल ए को थीटा बोल रहा हूँ। तो इस बार मैं क्या बोला हूँ, मैंने क्या बोला है, क्योंकि थीटा के जो अपोजिट होगा वही परपेंडिकुलर होगा, तो उस हिसाब से थीटा यहाँ है तो इसका अपोजिट वाला साइड कौन सा हुआ, ये हुआ बी सी। तो यहाँ पर बी सी जो होगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपका बी सी इस बार होगा परपेंडिकुलर क्योंकि थीटा इस बार यहाँ है। और जब परपेंडिकुलर ये हुआ, हाइपोटेनस ये हुआ, तो जो बच गया ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। तो हम लोग हाइपोटेनस को तो फिक्स रखते हैं यानी कि 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेनस, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहता है। कैसे, ये थीटा पर डिपेंड करता है कि थीटा है कहाँ, थीटा है कहाँ। थीटा के अपोजिट वाला साइड जो होगा ये अपोजिट साइड होगा, और जस्ट इसका बगल वाला जो बेस होगा इसको एडजेसेंट साइड हम बोलेंगे। तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि हमेशा हमको थीटा को देखना है, थीटा के अपोजिट वाला साइड को हमको परपेंडिकुलर बोलना है, और जस्ट जो बच गया हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के अलावा जो बच गया उसको हम बेस बोलेंगे। फिर से एक बार, एक ट्रायंगल रहेगा राइट एंगल, उसमें 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाले को हम हाइपोटेनस बोलेंगे जिसको हम एच से डिनोट करेंगे, और एक एंगल कोई भी थीटा हम ले सकते हैं, थीटा को हम यहाँ रख सकते हैं या फिर यहाँ रख सकते हैं। तो जब मेरा थीटा यहाँ रहेगा तो इसका अपोजिट वाला साइड जो होगा, अपोजिट साइड, उसको हम परपेंडिकुलर हमेशा बोलेंगे। और जो बच जाएगा, देखो परपेंडिकुलर ये ही हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया, तो बचा ये वाला साइड, तो इसको हम बेस बोलेंगे। उस हिसाब से जब मेरा थीटा यहाँ हुआ तो इसके अपोजिट वाला साइड यानी परपेंडिकुलर इस पर ये है, और हाइपोटेनस तो जस्ट 90 का अपोजिट वाला ही होगा, ये वाला साइड, तो बेस कौन सा हो जाएगा, जो बच गया वो हो जाएगा। यानी कि आप अब आराम से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को बता सकते हो कौन सा है। और ये सिंबल को याद रखना, इस सिंबल को हम लोग थीटा बोलते हैं, ग्रीक सिंबल है। जैसे कोई भी वैल्यू हमको नहीं मालूम होता था तो उसको हम एक्स मान लेते थे, उसी तरह से हम एंगल को जनरली और ज़्यादा हम लोग थीटा मान के चलेंगे। ऐसे हम एंगल को एक्स भी मान लेंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, लेकिन ज़्यादा हम लोग थीटा सिंबल यूज़ करेंगे या फिर किया भी जाता है। तो हम मूव करते हैं इसमें आगे, ट्रिग्नोमेट्री में हम मूव करेंगे आगे और देखेंगे यहाँ पर हल्का सा पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर हल्का फुल्का यूज़ होगा, कब यूज़ होगा ये भी आपको आगे समझ में आने वाला है। अब मैं यहाँ पर राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम देखने वाला हूँ। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इस ट्रायंगल को मैं नाम दूँ ए बी सी या फिर पी क्यू आर, जहाँ पर ये राइट एंगल है और ये यहाँ पर मैं कुछ समय के लिए थीटा मान लेता हूँ कि यहाँ पर कोई एंगल थीटा है। ओके, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ध्यान देना। ये थीटा है तो इसके जस्ट अपोजिट वाले साइड, यानी कि थीटा सी पर है तो इसका अपोजिट साइड ए बी हो गया, तो इसको आप बोलोगे परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के अपोजिट वाले को आप बोलोगे हाइपोटेनस, और जो बच गया उसको यानी बी सी को आप बोलोगे बेस। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जब मैं यहाँ पर बोलूँ तो क्या होता है, हाइपोटेनस रिलेशन आपको याद रखना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी इस साइड का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का सम के बराबर होता है। सिंपल, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा इक्वल होगा परपेंडिकुलर और बेस दोनों का स्क्वायर के सम के। फिर से साफ करके लिखूं, ओके, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस जो बेस है उसका स्क्वायर। ठीक है, जब आपको हाइपोटेनस निकालना होगा तब। हाइपोटेनस के अलावा अगर आपको पी निकालना हो, पी फाइंड करना हो या फिर बी फाइंड करना हो, तो पी का स्क्वायर या फिर बी का स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले आप एच का स्क्वायर लिख लोगे दोनों में। जब पी या बी निकालना हो तो बी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर निकालने के लिए आप एच का स्क्वायर दोनों में पहले लिखोगे, और माइनस जब पी निकालना हो तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस करेंगे, और बी निकालना हो तो यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस करेंगे। तो आपको बस कुछ नहीं किया मैंने, इसको हल्का सा इंटरचेंज किया हूँ मैं। पी स्क्वायर जब निकालना हो तो बी स्क्वायर को उधर भेजा हूँ लीनियर इक्वेशन की तरह, और जब बी स्क्वायर निकालना हो तो पी स्क्वायर को मैं उधर भेजा हूँ, तो ये प्लस से जाकर के उधर माइनस हो गया। बस यही काम हुआ है। यानी कि आप तीनों को ऐसे याद रख सकते हो कि एच स्क्वायर निकालने के लिए आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, और पी स्क्वायर बी स्क्वायर निकालने के लिए कुछ ऐसा करो। एक और बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो एच होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस वो आपका परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है, और जो हाइपोटेनस है वो आपका बेस से भी बड़ा होता है। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब हुआ कि हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जो हाइपोटेनस है
जो हाइपोटेनस है ये अदर टू साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। ये सबसे बड़ा साइड है इस ट्रायंगल का, हाइपोटेनस। इसीलिए जब मैं हाइपोटेनस निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर फिलहाल जोड़ रहा हूँ, कैसे आ रहा है ये सब अभी नहीं पढ़ना है, इसका थ्योरम प्रूविंग का होता है। और जब मैं परपेंडिकुलर और बेस निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर घटा रहा हूँ। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा है तो इसको निकालने के लिए मैं जोड़ा हूँ, बाकी दोनों को निकालने के लिए मैं घटाया हूँ। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट किया हूँ, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। और यही बात को याद रखना है कि हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन perpendicular and hypotenuse is greater than base. Hypotenuse is greater than perpendicular and hypotenuse is ग्रेटर देन बेस। इस बात को भी आप याद रखना। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम का हल्का सा, जहाँ पर यूज आएगा। जैसे कि यूज कैसे आएगा, कभी आपको पी और बी के बारे में ज्ञान हो, यानी मालूम हो पी और बी, तो एच निकालने में यूज हो जाएगा। अगर एच और बी मालूम हो, एच और बी, तो आप पी निकाल सकते हो। और एच और पी मालूम हो, एच और पी के बारे में जानकारी हो, तो आप बी फाइंड कर सकते हो। इस तरह से आप कर सकते हो, एच पी और बी फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे इसको भी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन में करके। अब हम मूव इसमें करते हैं आगे की ओर। पाइथागोरस थ्योरम के बाद मैं यहाँ पर अब देखना चाहूँगा छोटा सा टॉपिक, रेशियो। किसके बारे में हल्का सा देखना चाहता हूँ, रेशियो। आखिर इसका यूज़ कहाँ है, तो ध्यान देना हल्का सा। ये छोटा छोटा जो टॉपिक है यही जा करके आपको इसमें बहुत ज़्यादा इजी वे तैयार करेगा, यानी कि बहुत आसानी से फिर ये समझ में आने लगेगा ट्रिग्नोमेट्री। तो रेशियो का कहाँ यूज़ है, ध्यान देना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए है जिसका हाइट दिया हुआ है सपोज दैट 15 सेंटीमीटर, कोई ऑब्जेक्ट बी है जिसका हाइट दिया हुआ है लेटेस्ट जो 20 सेंटीमीटर, इतना कुछ दिया हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि दोनों का हाइट का रेशियो निकालो, यानी कि ए अपॉन बी निकालो, आप ए अपॉन बी निकालो, ए और बी के हाइट का रेशियो, तो ए का हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर, और बी यानी इसका हाइट, सॉरी, ए का हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर एंड बी का हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट होगा, और ये 5 3 जा और 5 4 जा, इसका मतलब 3/4। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, तो ए और बी का जो रेशियो आया 3/4 या 3:4, क्या ये 3 जो है और जो 4 आया है, क्या ये हाइट है? नहीं, हाइट बिल्कुल भी नहीं। क्या ऑब्जेक्ट ए का हाइट 3 सेंटीमीटर है? क्या ऑब्जेक्ट बी का हाइट 4 सेंटीमीटर? नहीं ना। ये एक रेशियो होता है, ये हाइट एक्चुअल नहीं होता है। ये कब आएगा, फिर से जब मैं चाहूँगा कि ए का हाइट इतना है, मैं दे दूँ कि ए का हाइट कितना है, रेशियो कितना है पहले बताओ। रेशियो आया 3/4, मैं बोलूँ कि ए का हाइट 15 सेंटीमीटर है, यानी कि जो अपर पार्ट है ये 15 है। मैं बोलूँ कि आखिर इतना यहाँ पर क्या होगा, लगभग 5-6 में आप पढ़े हो कि अगर ऐसा कुछ किया जाता है, ये रेशियो 3/5, ये वैल्यू दे दिया जाता है, ये फाइंड करवाया जाता है, तो आप कैसे करते हो, तो आप सोचते हो थॉट प्रोसेस क्या होता है कि 3 से कितने में मैं मल्टीप्लाई करूँगा कि 15 आएगा, तो 5 में। उसी तरह से फिर ऐसा किया जाता है कि जब न्यूमरेटर में मैं 5 से मल्टीप्लाई किया, तो डेनोमिनेटर में भी आप कितना से 5 से ही मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 4 5 जा 20। अब देखो मिला लो, मैच करो, 15 20 आ गया कि नहीं। तो उस तरह से ये जो आ रहा है रेशियो, ये एक्चुअल नहीं होता है, एक रेशियो होता है, यानी कि शॉर्टेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हो इसको। तो ये रेशियो कोई एक्चुअल नहीं बता रहा है। मैं बोलूँ कि ए और बी का हाइट का रेशियो 3:4 है, ए और बी का हाइट का रेशियो 3:4 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए का हाइट 3 सेंटीमीटर और बी का हाइट 4 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रेशियो होता है। देखो हाइट एक्चुअल कुछ ऐसे निकल रहा है। अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, तो इसमें अपर पार्ट में न्यूमरेटर में आप 5 से मल्टीप्लाई किए हो और डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई किए हो, तो यहाँ किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि आप x से मल्टीप्लाई करो। कितना से, x से मल्टीप्लाई किए हो। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, हल्का सा बताता हूँ। सबसे पहले अब एक बात और समझ लो, जब मैं यहाँ पर रेशियो निकाल रहा था, जब मैं यहाँ पर ए और बी का रेशियो निकाल रहा था, तो वहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर अपर पार्ट का यानी न्यूमरेटर का जो सेंटीमीटर है, यानी इसका जो यूनिट है, और लोअर पार्ट यानी डेनोमिनेटर का बी का जो यूनिट है सेंटीमीटर, दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो इस जो रेशियो है, रेशियो के पास कोई भी यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट। यहाँ पर इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है। ना इसको सेंटीमीटर में बोल सकते हो, ना मीटर में, कोई भी इसका यूनिट है ही नहीं, यानी कि रेशियो के पास नो यूनिट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि ए बी का कुछ हाइट ऐसे दिया था तो रेशियो हम लोग ऐसे निकालते हैं, और रेशियो एक्चुअल नहीं होता है। यानी कि ए और बी का हाइट का रेशियो 3:4 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए का हाइट 3 हुआ और बी का हाइट 4 हुआ, ऐसा नहीं है। इसका असली हाइट तो ये था, यानी रियल हाइट तो ये था, लेकिन ये रेशियो हुआ। तो रेशियो एक्चुअल नहीं होता है, फर्स्ट। सेकेंड क्या, इसका यूनिट नहीं होता है। थर्ड, यहाँ पर जितना से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको यहाँ पर मैंने 5 से किया, लेकिन हम इसको x बोल देते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जब ए और बी का हाइट का रेशियो 3:4 था, तो क्या ए का हाइट हम 3 मान लें और बी का हाइट 4 मान लें, तो ये बिल्कुल गलत बात है।
तो इसको आप कैसे मान सकते हो? तो ए का हाइट कब आ रहा है, ए का हाइट कब आ रहा है जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और बी का हाइट कब आ रहा है जब कोई नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। यानी कि जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई किए हो उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई किए हो, सपोज दैट एक्स से मल्टीप्लाई किए हो, तो उसी तरह से ए का हाइट 3x हो जाएगा, मान के चलो आप एक्स से मल्टीप्लाई किए हो, और बी का हाइट 4x हो जाएगा। यानी कि कभी भी रेशियो में दिया हुआ रहे, जैसे ये हाइट का रेशियो 3:4, तो ए का हाइट आप 3 नहीं बोलोगे, 3x बोलोगे, अब बी का हाइट आप 4 नहीं बोलोगे, 4x बोलोगे। तो इस बात को याद रखना। मैं बोलूँ कि ए और बी कोई दो पर्सन है, ए और बी क्या है, दो कोई पर्सन है जिनका एज का रेशियो सपोज दैट 2:3 है या 2/3 है, तो क्या ए का एज 2 ईयर्स है और बी का एज 3 ईयर्स है? बिल्कुल नहीं। ए का एज आप 2x ईयर्स मान सकते हो और बी का एज 3x ईयर्स मान सकते हो, कुछ ऐसा मानोगे, एक्स या कुछ के कांस्टेंट, सॉरी कुछ के वेरिएबल मान सकते हो, यानी कि वेरिएबल में करके आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअल नहीं है। ऐसा नहीं कि ए का एज 2 ईयर्स हो गया और बी का 3 ईयर्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी, इसीलिए आप एक्स के टर्म में कुछ मानोगे, हमेशा याद रखना। तो रेशियो का ये छोटा सा कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए था। अब मैं मूव करता हूँ आगे की ओर और देखता हूँ मेन टॉपिक। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। आखिर ये क्या है? तो ये भी एक प्रकार के रेशियोज हैं, यानी रेशियो है ना। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ये भी क्या है, रेशियो है। आखिर किसके रेशियो है? आखिर में ये रेशियो है तो किसके रेशियो है? हाइट के रेशियो है, एज के रेशियो है, वेट के रेशियोज हैं, किसके रेशियोज हैं? तो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें ट्रेंगल तो आएगा ही, और ट्रेंगल जब आएगा तो इसमें हम जितना भी फिलहाल अभी तक बात किए हैं एंगल और साइड के बारे में बात किए हैं। ओके, तो इसका मतलब ये साइड का रेशियो रहेगा। ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज में हम किसके रेशियो पढ़ेंगे? साइड्स के रेशियो। जो रेशियो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम रेशियो ऑफ साइड्स यानी साइड्स के रेशियो देखने वाला हूँ मैं इसमें। कैसे? जैसे ये जब थीटा है तो ये हुआ परपेंडिकुलर और ये 90 का अपोजिट हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। तो यहाँ पर P और B का रेशियो हो सकता है, यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हो सकता है, उसका भी कुछ एक नेम आएगा। B और H का रेशियो हो सकता है, ओके। H और P का रेशियो हो सकता है, P H का रेशियो हो सकता है, H B का हो सकता है, P B का, B P का, कुछ ऐसा रेशियो हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका नंबर कितना है? 6 आया है। ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का नंबर कितना आया है? 6 आया है। 6 ठो रेशियोज हैं। अब कौन कौन से हैं और वो किसके रेशियोज हैं, आखिर वो किसके रेशियोज हैं, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। अब मैं उन 6 रेशियोज के बारे में बात करता हूँ। तो 6 रेशियोज कौन कौन से हैं? फर्स्ट देखूँ तो साइन थीटा, ये रेशियो है, किसी न किसी रेशियो का नाम दिया हुआ है, मैं समझा रहा हूँ, बस हल्का सा वेट करो। साइन थीटा, फिर नेक्स्ट क्या है? कोसाइन थीटा, नेक्स्ट क्या है? टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, ओके। साइन थीटा, कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा और टेंजेंट थीटा। अगर मैं देखूं तो साइन थीटा आखिर ये रेशियो है तो किसका किसका रेशियो है? पी बी का कि बी एच का कि एच पी का, कुछ ऐसा किसी ना किसी का रेशियो है, उसी का नाम सिंपल दिया हुआ है, क्या? साइन थीटा। तो ये साइन थीटा जो है ये रेशियो है आपका पी और एच का, मीन्स परपेंडिकुलर और हाइट का, परपेंडिकुलर और हाइट का। परपेंडिकुलर कोई साइड है, हाइट भी कोई साइड है, सॉरी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइट नहीं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर भी कोई साइड है और हाइपोटेनस भी कोई साइड है। तो साइन थीटा जो रेशियो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है, सिंपल। तो फिर से साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। कोसाइन थीटा ये किसका रेशियो है? तो बी अपॉन एच, यानी बेस और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है। टेंजेंट थीटा किसका रेशियो है? तो आपका टेंजेंट थीटा होता है पी और बी का रेशियो। पी बोला जाए तो परपेंडिकुलर, बी बोला जाए तो बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो टेंजेंट थीटा है। अब मैं बात करता हूँ हल्का सा यहाँ पर और आगे, साइन थीटा का अपोजिट हो जाता है कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, यानी कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेंट थीटा, सॉरी कोसेकेंट थीटा। यानी पी और एच का जब रेशियो है तो क्या एच और पी का रेशियो नहीं हो सकता है? जैसे ए और बी का कोई रेशियो बोले 2/3, तो क्या बी और ए का रेशियो 3/2 नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। उसी तरह से जब साइन थीटा का
रेशियो जो है साइन थीटा किसका रेशियो, पी और एच का, तो क्या एच और पी का रेशियो नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है एच और पी का रेशियो। यानी कि जिस तरह से मैं पी और एच का रेशियो को पी अपॉन एच को साइन थीटा बोला, उसी तरह से हाइट सॉरी हाइपोटेनस एंड पी यानी परपेंडिकुलर का रेशियो को कोसेकेंट थीटा बोलूंगा। तो फिर से पी और एच का रेशियो जब था साइन थीटा, तो एच और पी का रेशियो हो जाएगा कोसेकेंट थीटा। इसका मतलब साइन का जस्ट अपोजिट है कोसेकेंट थीटा। नेक्स्ट आता हूँ साइन सॉरी कोसाइन। तो कोसाइन का जो अपोजिट होता है वो होता है आपका सेकेंट थीटा। क्या होता है, सेकेंट थीटा। इसका मतलब यहाँ पर ये एच और बी का रेशियो है। किसका रेशियो है, एच और बी का। अब टेंजेंट थीटा का जो अपोजिट होता है को टेंजेंट हो जाता है, सॉरी क्या होता है, हाँ को टेंजेंट हो जाता है। तो जब टेंजेंट थीटा जो है ये पी और बी का रेशियो है, तो को टेंजेंट थीटा किसका होगा, इसका जस्ट अपोजिट पी और बी का अपोजिट बी और पी का रेशियो हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। साइन थीटा पी एच का रेशियो है, कोसाइन थीटा बी एच का रेशियो है, टेंजेंट थीटा पी बी का रेशियो है। मैं यहाँ बात करूँ कोसेकेंट थीटा, तो साइन का ये अपोजिट होता है कोसेकेंट थीटा, जो कि यानी कि ई जब पी और एच का रेशियो है यानी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो है। उसी तरह से कोसाइन का अपोजिट सेकेंट होता है, जब कोसाइन जब बी और एच का है तो सेकेंट एच और बी यानी कि हाइपोटेनस और बेस का हो जाएगा। टेंजेंट थीटा जो है जो पी और बी का रेशियो है, टेंजेंट थीटा किसका, पी फॉर परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस का रेशियो है, तो को टेंजेंट थीटा बी अपन पी यानी कि बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है। एक और बात, अब मैं इनका शॉर्ट फॉर्म लिखने वाला हूँ क्योंकि ये इतना लंबा और लेंदी नहीं होते हैं। तो साइन थीटा के लिए जो शॉर्ट फॉर्म आता है वो सिंपल एस आई एन थीटा होता है। देखो इसमें एस आई एन ही है पूरा, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म साइन थीटा। को साइन थीटा का शॉर्ट फॉर्म कॉस थीटा आप लिख सकते हो। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा। और टेंजेंट थीटा को आप सिंपल टेन थीटा लिख सकते हो, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा डायरेक्ट आप बोल सकते हो। इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा यूज होगा, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा जो शॉर्ट फॉर्म है साइन थीटा, और कॉस थीटा जो है वो कोसाइन थीटा का है, और टेन थीटा जो है वो टेंजेंट थीटा का है। उसी तरह से कोसेक थीटा होगा इसका शॉर्ट फॉर्म, क्या हो जाएगा, कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म कोसेक थीटा, और सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म सेक थीटा होगा, और कोटेंजेंट थीटा का शॉर्ट फॉर्म कॉट थीटा होगा। इस तरह से यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म भी आपका ये हो गया। अब इसको हल्का सा मैं निमोनिक्स के द्वारा ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पर छोटा सा निमोनिक्स देने वाला हूँ, तो आप इसको याद कर लेना। मैं इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के लिए एक निमोनिक्स देने वाला हूँ। कौन सा निमोनिक्स है, याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, इस तरह से आपको लिखना है, भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसका पी, इसका एच, इसका बी, इसका एच, और इसका पी, इसका बी। इस तरह से करने के बाद करने क्या वाले हैं, ध्यान देना। यहाँ पर पी और एच जो होता है वो किसका होता है, पी बाई एच, साइन थीटा का होता है, पी बाई एच, पी अपॉन एच। और साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, जो कि एच अपॉन पी हो जाता है, यानी कि पी और एच का रिलेशन का साइन और कोसेक हो गया, ठीक है, ये एक हो गया। बी बाई एच जो होता है ये कॉस थीटा होता है, बी अपॉन एच क्या होता है, बी अपॉन एच कॉस थीटा होता है। जस्ट इसका अपोजिट यानी कि एच अपॉन बी जो होगा ये कॉस का अपोजिट सेक थीटा होता है। अब मैं यहाँ पर देखूँ तो पी अपॉन बी जो कि टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, तो इसका जस्ट उल्टा कॉट थीटा जो कि बी अपॉन पी होगा। ये पी अपॉन बी है तो ये बी अपॉन पी होगा। ये निमोनिक्स याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो पी बी पी, इसका एच एच बी, इस तरह से करके, और यहाँ पर पी एच पी बी, इस तरह से आपको याद रहेगा। क्योंकि साइन कोसेक से रिलेटेड है, कॉस सेक से रिलेटेड है, टेन कॉट से रिलेटेड है। कैसे, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कॉट। एक और बात, जैसे मैं लिखा यहाँ पर साइन थीटा, तो क्या साइन थीटा जो है साइन और थीटा का प्रोडक्ट है, जो साइन थीटा है वो साइन और थीटा का प्रोडक्ट है, तो बिल्कुल गलत बात, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। साइन थीटा बिल्कुल भी साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सिंबल है। जैसे मैं पी और एच का रेशियो को मैं एक साइन थीटा एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया हूँ,
पी और एच का एक रेशियो है साइन थीटा, पी और एच का क्या है, ये रेशियो है, तो बिल्कुल भी साइन और थीटा का ये प्रोडक्ट नहीं है। मैं केवल साइन लिखूं इसका भी कोई भी मतलब नहीं है, मैं केवल यहाँ पर साइन लिखूं, कोई यहाँ पर कुछ नहीं लगाऊं, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। यानी कि साइन जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो उसके साथ यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर मुझे एंगल देना होगा, यानी कि साइन के साथ कॉस के साथ, है ना, टेन के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल आ रहा है, तो मैं अकेला इसको नहीं लिख सकता हूँ। और थीटा लगाने का मतलब ये नहीं है कि साइन और थीटा दोनों साइन और थीटा का प्रोडक्ट है, इसका मतलब साइन थीटा जो है साइन और थीटा का प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये एक सिंबल है, और अकेला साइन का कोई भी मतलब नहीं, इसमें एंगल आएगा ही, तो ये हो गया। और मैं बात करूं इसका यूनिट के बारे में, साइन का यूनिट क्या होता है, यानी साइन थीटा का यूनिट क्या होता है, कॉस थीटा का यूनिट क्या होता है, टेन थीटा का यूनिट क्या होता है, तो मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि रेशियोज हैं, ये सब क्या है, रेशियोज हैं। और जब रेशियोज हैं तो रेशियो के पास कोई भी यूनिट नहीं होता है, इसीलिए इनके कोई भी यूनिट्स नहीं है, यानी कि आप लिख सकते हो कि नो यूनिट्स। कैसे नो यूनिट्स, क्योंकि देखो बेस जो है एक तरह का साइड है, बेस क्या है, साइड है, जो कि मानो तो सेंटीमीटर में होगा, और हाइट भी एच फॉर हाइपोटेनस भी क्या है, साइड है, मानो वो भी सेंटीमीटर में हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यानी कि इसका कोई भी यूनिट बचने वाला नहीं है, तो रेशियोज के कोई भी यूनिट नहीं होते, यानी कि ये भी रेशियोज हैं तो इसके भी कोई भी यूनिट नहीं होंगे। तो ये हो गया यहाँ तक, यहाँ पर कंप्लीट। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में यहाँ पर करवा दे रहा हूँ, उसके बाद ये फिलहाल टॉपिक ये कंप्लीट होगा, और फिर मैं मूव करूँगा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देख ले रहा हूँ ताकि मेरा क्लियर कंसेप्ट यहाँ पर बना रहे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, छोटा सा क्वेश्चन बेसिक कंप्लीट करने के लिए, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट ए if AB equal to 12 centimeter, AC equal to AB equal to 12 centimeter, AC equal to 5 centimeter, and BC equal to 13 centimeter, find sin B cos C और tan B। यहाँ पर ध्यान देना, आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, तो मैं पहले बना लेता हूँ यहाँ पर कि आखिर क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ट्रायंगल ABC है जहाँ पर राइट एंगल ए पर है, यानी कि सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाओगे जहाँ पर राइट एंगल आप दिखाओगे कि ए पर है, यानी कि ए यहाँ पर है, ए कहाँ पर है, राइट एंगल के पास है, तो बी आप इसको बोलो या फिर इसको बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बी इसको बोल देते हैं, और जो बच गया उसको सी, तो ट्रायंगल एबीसी बन गया जहाँ पर राइट एंगल के पास ए को रखना था और बी सी बच गया, हो गया। हाँ, जब ए यहाँ पर ये एंगल है तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, और अब मैं अभी यहाँ पर P और B नहीं लिखने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर एंगल के हिसाब से काम चलेगा। जैसे अब ध्यान देना, मैं जब यहाँ पर साइन B के बारे में बात करूँ, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है किसको निकलवाना चाहता है, ये साइन B। जब मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लिख रहा था, ये B क्या है, एंगल है, ये B क्या है, यहाँ पर B क्या है, एंगल है, यहाँ थीटा ना दे करके कोई एंगल B बोल दिया, और B कहाँ है, यहाँ पर है। जब मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लिख रहा था तो साइन थीटा का फॉर्मूला में, यानी जो ये रेशियो है, किसका रेशियो है, साइन जो रेशियो है आपका P और H का रेशियो है, यानी हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है कौन सा, तो आप यहाँ पर देखो साइन में कि जो यहाँ पर एंगल लिया गया हो, यहाँ पर जो एंगल है, एंगल कहाँ पर है, तो एंगल यहाँ पर है, तो जब एंगल ये है, हाँ सबसे पहले आप साइड भी लिख लेते हैं, ए बी यहाँ पर दिया है 12 सेंटीमीटर और ए सी दिया है 5 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पर बी सी हो गया, बी सी यानी हाइपोटेनस, ये कितना है 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस फिक्स है, हमेशा हाइपोटेनस यही रहेगा बी सी, याद रखना आप। अब यहाँ देखो तो एंगल कौन सा है, बी है, यानी एंगल यहाँ पास है, एंगल ये वाला है इस बार। जब एंगल ये है तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, एंगल ये वाला है तो परपेंडिकुलर ये वाला हुआ, तो हाइपोटेनस ये है तो बेस ये वाला हो जाएगा इस बार, बेस ये वाला, परपेंडिकुलर ये वाला, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसका मतलब जब एंगल बी के पास था तो परपेंडिकुलर इसका अपोजिट वाला साइड, हाइपोटेनस तो फिक्स है और बेस जो बच गया वो। तो जब मैं साइन थीटा को लिखता हूँ तो क्या लिखता हूँ, P अपॉन एच, तो बताओ इसमें से बताओ P कौन सा है, तो P है 5 सेंटीमीटर, और H कितना है, H यानी हाइपोटेनस कितना है, वो है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आउट हो जाएगा, यानी कैंसिल आउट, यूनिट नहीं बचेगा, और 5/13 यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 5/13। मैं इसको फिर से साफ करता हूँ, P और B को साफ करता हूँ, इसको क्लीन मैंने क्यों किया बताता हूँ।
मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा साइन बी के बाद, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में क्या फाइंड करवाया गया है, साइन बी के बाद कॉस सी फाइंड करवाया गया है, क्या, कॉस सी। और कॉस सी यानी कि एंगल इस बार कहाँ पर है, सी के पास है, यानी यहाँ एंगल है। सबसे पहले बताओ, जब मैं कॉस सी का फॉर्मूला लिखूंगा यानी कॉस थीटा जो है ये किसका रेशियो है, तो ये आपका होता है बी अपॉन एच का रेशियो। कॉस जो होता है ये किसका रेशियो होता है, कॉस थीटा, बी और एच का रेशियो होता है। और मैं जब यहाँ पर बात करूँ सी एंगल, कौन सा एंगल, सी एंगल, जब एंगल सी है तो इस बार परपेंडिकुलर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। जब एंगल सी है तो इसका अपोजिट साइड कौन सा हुआ, ए बी ना, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स है। तो पी और बी के चक्कर है यहाँ पर, केवल और पी और बी का, पी और बी के अलावा हाइपोटेनस यहाँ पर फिक्स रहता है, केवल पी और बी को मूव करवाना है। ध्यान देना, कॉस सी यानी कि एंगल को सी लेना है, और जब सी रहेगा तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनस ये। अब बताओ आप यहाँ पर कॉस थीटा जो होता है वो रेशियो होता है बी और एच का। तो एच तो कंफर्म है कि एच तो हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर मैं यहाँ पर लिखूंगा, लेकिन जब मैं बी लिखूंगा यानी बेस, तो बेस कौन सा लिखूंगा इस क्वेश्चन में, बेस यहाँ पर ये हो जाएगा, क्योंकि एंगल ये है, सी एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो यहाँ पर बेस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर फिर से कैंसिल आउट, तो फिर से क्या बचा रेशियो यहाँ पर 5/13। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखूँ तो यहाँ पर टेन भी पूछा गया, यानी कि टेन थीटा, और थीटा कौन सा, टेन थीटा, और थीटा कौन सा, बी, यानी कि एंगल जो है वो बी पास है इस बार, एंगल कौन सा है, बी के पास। और जब बी के पास एंगल है, इसके पास एंगल है, तो इसका अपोजिट साइड 5 ये हो जाएगा इस बार परपेंडिकुलर, और जो बच गया ये हो जाएगा बेस, और जो हाइपोटेनस वो तो फिक्स है। मैं जब टेन का लिखा था तो उसमें हाइपोटेनस का कोई रोल नहीं था, टेन थीटा का जो फॉर्मूला आया था वो पी अपॉन बी आया था, टेन थीटा का जो फॉर्मूला आया था वो पी अपॉन बी आया था, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन सा है, ये 5 सेंटीमीटर इस बार है, और बेस कौन सा है, ये 12 सेंटीमीटर इस बार है। तो 5 अपॉन, ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5/12, यानी कि मैंने 3 क्वेश्चन सोल्व किया। यहाँ पर एक बार एंगल बी, फिर सी, और फिर से बी यहाँ पर रहा, तो एंगल चेंज हो रहा था उस अनुसार, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो रहा था, लेकिन हाइपोटेनस क्या था, ये फिक्स हो जा रहा था, ये क्या हो जा रहा था, फिक्स हो जा रहा था। मैं अगला वीडियो में इसको और आगे की ओर मूव करूंगा, और बहुत सारा क्वेश्चन और कंसेप्ट भी यहाँ पर देखने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक नहीं बल्कि इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू, ओके बाय।